हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, क्लास 4th की ईवीएस को हम मॉर्निंग में देख रहे हैं, जो कि हमारे लिए यूज़फुल होने वाली है सीटेट पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं आज के चैप्टर्स। आज के लिए हमारा फर्स्ट चैप्टर है बसवा का खेत। तो बसवा ये जो प्लेस है ये कहाँ पर है, सॉरी ये जो बसवा है वो कहाँ का है, किस प्लेस का है, ये देख लेते हैं। बसवा एक बच्चे का नाम है। ठीक है, मैं हूँ बसवा, मैं कर्नाटक के वेलवनिका गांव में रहता हूँ। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जो बेलवनिका गांव है वो कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। मेरे अप्पा किसान हैं, जुलाई का महीना है। हर बार की तरह इस बार भी अप्पा ने प्याज की फसल उगाने की तैयारी की है। खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं, ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मतलब बसवा है ये भी अपने पापा की हेल्प करता है खेत में। ठीक है, और पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खुटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया। तो बसवा के इलाके में खुटी से खेत की जो मिट्टी होती है उसको नरम करते हैं। खुटी से, खुटी होती है एक हथियार ये इस तरह से, जिस तरह से इनके पास है ना, ये छोटा सा हल है जिसको खुटी कहा गया है। उसके बाद है खेती का हुनर। अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे। बैल कुरीगे को खींचते हुए जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। अब कुरीगे क्या है, कुरीगे ये है, ये जो पीछे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये था ये। और उसके बाद क्या हुआ, प्याज की फसल हुई इनकी बहुत अच्छी, और उसके बाद इनके पापा प्याज के लिए मंडी में लेकर गए बेचने के लिए। तो ये था सारा का सारा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। प्याज हो गया, उसके बाद जो उसके ऊपर का जो पेड़ पौधा होता है ना वो हटाया गया, अलग किया गया इलीगे की मदद से। अब ये इलीगा क्या है, तो ये जिससे ये कटिंग कर रही है ना, अभी दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये जिस चीज़ से ये कटिंग कर रही है प्याज की, ये है इलीगा। ठीक है, बस ये था, और यही है सारा। तो ये इसके बाद ये मंडी में लेकर जाते हैं, मंडी में जाकर बेच आते हैं। अच्छा, मंडी से घर तक मतलब हम जो सामान अपना मंडी में बेच कर आते हैं वो कोई ना कोई अपने घर लेकर आता है। मतलब वहाँ से जो छोटे दुकानदार या जो छोटे ठेले वाले होते हैं वो लोग खरीद कर लाते हैं। तो वो है मंडी से घर तक। रात में दिन। अब रात में दिन कहते कैसे, मैं वैशाली हूँ, मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं, हम सभी मदद करते हैं। पता है हम काम कब शुरू करते हैं, सुबह के 3 बजे, जब बहुत से लोग गहरी नींद में सोए होते हैं तब हम अपना काम शुरू करते हैं। बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं। ताज़ी सब्जियां जो मंडी से लानी होती हैं। ठीक है, जो ताज़ी सब्जियां वो मंडी से लाते हैं। कभी कभी छोटू भी इस काम में मदद करता है। काम को निपटाकर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो टेम्पो के हॉर्न की पौं पौं सुनाई देती है। फिर बाबूजी, भैया और चाचू, मोहल्ले के और लोग टेम्पो में सब्जी लेने मंडी जाते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ से सब्जी आती है। बाबूजी के आने के बाद छोटू, अम्मा और मैं पिछले दिन की बची सब्जियों को बोरियों पर रखकर पानी छिड़कते हैं। सुबह 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से ताज़ी सब्जियों को टोकरे और बोरे में लेकर घर पहुँचते हैं। उस समय तो मानो घर में ही सब्जी मंडी लग जाती है। बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घिया, मिर्ची आदि सब चारों तरफ दिखते हैं। घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं। जो सब्जियां कच्ची होती हैं और बेचने के लिए तैयार नहीं होती हैं उन्हें अलग रख देते हैं। ये सब काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश होती है जिससे बाज़ार जल्दी पहुंचा जा सके। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, ये लोग अपना सामान लेकर मंडी जाते हैं और इनका जो छोटा भाई है वो स्कूल चला जाता है थोड़ी देर के बाद। तो ये था। फिर है चैप्टर चूं चूं करती आई चिड़िया। ये जो चैप्टर है ना, इसमें बताया जाता है कि किस तरह से सभी चिड़ियाँ अलग अलग होती हैं। ठीक है, किस तरह से उनके जो खाने के लिए जो चोंच है, उनकी जो पैरों के पंजे हैं, किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, यही सब इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, इस चैप्टर को जब हम देखेंगे तो पता चली जाएगा। इसमें और एक बात की गई है
गिजूभाई बधेका की, ठीक है, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। तो जैसे जैसे आता जाएगा हम पढ़ते जाएंगे। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं गिजूभाई बधेका की, जो कि इसमें नीचे ही लिखा हुआ है। गिजूभाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया। पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। यानी कि ये जो पत्र लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये पूरा का पूरा गिजूभाई ने ही लिखा है। चलो इस पत्र को एक बार पढ़ लेते हैं। बाल मंदिर, भावनगर, 13 अप्रैल 1936। प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। आकाश में एक भी डैश नहीं है। ये क्या होगा? एक भी बादल होगा ना, एक भी बादल नहीं है। सूरज तेज चमक रहा है। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी पता नहीं क्या है यहाँ पर, ये थोड़ा सा मिसिंग है, अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं ना। और ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कुछ घोंसलों में अंडे से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं। हमने इससे पहले भी एक पढ़ा था पॉइंट, जिसमें रानी का खेत जो था उसमें कीड़े लग गए थे। रानी आम में क्यों लग गए थे? क्योंकि जो वो था ना माली, उसने अंदर पक्षियों को नहीं आने दिया था। पक्षी क्या करते हैं? कीड़े खा लेते हैं। और यहाँ पर भी लिखा है कि तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें लाने के लिए खिलाने में व्यस्त थे। हमारे आंगन में फाख्ता का बच्चा हुआ। उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है। लगता है उसकी माँ ने इसे अभी ठीक से नहीं सेया है। मतलब कि सेने का मतलब ये है कि थोड़ी देर बैठना पड़ता है पक्षी के लिए ना उसके ऊपर। चलो आगे देख लेते हैं। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे भी बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी, रेड इंडियन रॉबिन्स ने अंडे दिए हैं। बच्चू भाई ने मुझे वह दिखाई। देखो जो यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह से जो पक्षी होते हैं वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं। तो कलचिड़ी जो होती है वो कहाँ पर रहती है? कलचिड़ी रहती है सड़क के किनारे रहती है। कलचिड़ी पत्थरों के बीच में, ठीक है, यहाँ पर अंडे देती है ये। कलचिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कलचिड़ी कौवे जैसी नहीं है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। कलचिड़ी के बच्चे से घोंसले से मैंने एक बच्चा भी देखा। वह अपनी चोंच फाड़कर बैठा था। उसकी चोंच के अंदर उसकी जो चोंच थी वो अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचिड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा। शायद कुछ कीड़े ही होंगे। तब तक शाम हो गई। कलचिड़ी भी अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठ गई। अब बात आती है कोयल की। कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला नहीं बनाती। वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, यानी देखभाल करता है। नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है। उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है, पुराने मकान या खंडरों में। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। दर्जन चिड़िया तो जैसे नाम वैसा काम। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली में अंडे देती है, अंडे देने के लिए तैयार करती है। यह है उसका घोंसला। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली में लटकता घोंसला बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाल शकरखोरा का घोंसला देखा, एक डाली पर, ठीक है। क्या तुम जानते हो घोंसला किन किन चीज़ों से बनता है? घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चीथड़े, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब की सब यूज़फुल हैं कि ये अलग अलग तरह की पक्षी अपना अपना घोंसला कहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, और किस किस तरह से बनाते हैं। ये सभी कुछ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं।
क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में जानते हो? सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन घोंसलों को देखती हैं, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती हैं। अंडे देना यह तो है पहला कदम। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहा मौके देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसला भी तोड़ देते हैं। इन सबसे बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, यह हर एक पक्षी की परीक्षा होती है। फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं। अच्छा तो सलाम, तुम्हारे गिजू भाई का आशीर्वाद। तो ये था चैप्टर, ठीक है। और अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है पढ़ने के लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सीटेट के उससे। ये इस तरह से अलग अलग बताए गए हैं कि किस तरह से अलग अलग पंजे होते हैं, अलग अलग चोंच होती है। हाँ, ये सब है। ये देखिए, हाँ यहाँ पर आई बात। ये है, सांप के दांत होते हैं नुकीले, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल जाता है। यानी कि जो सांप होता है वो अपने शिकार को चबाता नहीं है कभी भी, पूरा निगल जाता है। और गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो ये था ये चैप्टर, ठीक है। अब आज हम इसमें इतना ही देखेंगे और थोड़ी देर में आपके लिए फिर से आगे के ये जो 2 चैप्टर हैं मैंने और सोचे थे, नंदिता मुंबई से, और एक और है, ये आपके लिए मैं आज ही लेकर आऊँगी। हाँ, ये है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, और एक और जड़ों का जाल। ये हम चैप्टर ना अभी पढ़ते हैं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको लेकर आऊँगी ये चैप्टर। तब तक के लिए आप ये वाला पार्ट देखिए और इसको पढ़िए, समझिए, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अगर आप वीडियो को देख लें तो वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में। वीडियो को शेयर करने में क्या जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी करिए अपनी अच्छे से, और चैप्टर्स को पढ़ते हुए धीरे धीरे हम स्टडी अपनी कंटिन्यू करेंगे। और अभी थोड़ी देर में आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगी आगे के चैप्टर्स के लिए। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।